नमस्कार। दूरदर्शन के खास मुलाकात कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपको उत्तराखंड के नगीनों से आपकी मुलाकात करवाते हैं जो रियल हीरोज़ ऑफ उत्तराखंड है। आज के खास मुलाकात में आपकी मुलाकात हम करवा रहे हैं डॉक्टर मेजर अभिनव असवाल से, जिन्होंने फौज में सरहदों में नौकरी करने के बाद अब पूरा जीवन गांव के महिलाओं के, गांव के युवकों के, उनके हेल्थ के लिए अपना जीवन समर्पित कर रखा है और पूरे पहाड़ के गांव में, दूर दराज के क्षेत्रों में जाके फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट देते हैं और अब तक उन्होंने लाखों लोगों तक अपनी सेवाएं पहुंचाई है। इनसे मुलाकात करते हैं। अभिनव, नमस्कार। नमस्कार सर, सो नाइस टॉकिंग टू यू। कैसे हो? सर बस सर, सच ए प्लेजर, और मैं धन्यवाद करता हूं सर आपका और यहाँ दूरदर्शन का, जिन्होंने एक मुझे अपॉर्चुनिटी दी है कि हम अपने थोड़े कार्यों के बारे में हल्का सा आपसे बात करें। और सबसे पहले आप अपना ज़रा संक्षिप्त परिचय दीजिए, लोगों को, लोग जानना चाहते हैं किस यंग एज में और आप इतना शानदार काम कर रहे हैं। जी सर, मैं डॉक्टर मेजर अभिनव असवाल हूँ और मैं यमुनोत्री के सोनाल्डी विलेज को बिलोंग करता हूँ, बरकोट से। हमारे पिताजी उस क्षेत्र के वन ऑफ द फर्स्ट डॉक्टर्स में से हैं और वो देहरादून में एक पैथोलॉजिस्ट के रूप में अभी कार्यरत हैं। प्रारंभिक शिक्षा उत्तरकाशी में हुई सर हमारी, उसके बाद हम देहरादून ब्राइटलैंड स्कूल में पढ़े और फिर एमबीबीएस के लिए हम आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज पुणे वहाँ गए। उसके बाद फ़ौज में हमने 7 साल सर्विस करी और बहुत अच्छा एक वहाँ से हमने डिसिप्लिन और काफ़ी अच्छी चीज़ें सीखी। और लास्ट कुछ सालों से सर हम लोग काफ़ी सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं, जिसमें हम लोगों ने कुछ नेत्र के बड़े बड़े आँखों के कैंप करे हमने, और हेल्थ मिशन है उत्तराखंड में, उनके थ्रू हमने जो ये 4 धाम रूट है उसमें अस्पताल बनाए हैं। और अभी फ़िलहाल मैं आप लोग के आशीर्वाद से सर गांव-गांव कितने इंटीरियर जाके लोगों का ब्लड प्रेशर, शुगर, उनका ट्रीटमेंट, उनकी काउंसलिंग, यही करता हूँ सर मैं। धन्यवाद सर। एक तरफ आप आर्मी में थे, आप मेजर थे, डॉक्टर थे, उसके बाद आपने रिज़ाइन किया और आपने फिर एमडी करा। और मुझे लगता है कि एक एमडी, इतना ज़बरदस्त आपको नॉलेज है, आपको तो कोई बड़ा हॉस्पिटल ऑपरेट, और आपके फादर का ऐसे भी हॉस्पिटल एक पैथोलॉजिकल देहरादून में जानी मानी लैब है। उसके बाद ऐसा क्या आया कि आप समाज सेवा की तरफ डाइवर्ट हुए और आपने सब छोड़ छाड़ के अब आप गांव में, दूर दराज के क्षेत्रों में करते हैं? इसमें क्या आपके दिमाग में कब ये टर्न हुआ? सर एक तो मुझे लगता है हम सब जो पहाड़ को बिलोंग करते हैं, एक हमारे संस्कार एक पहाड़ की नींव से आते हैं और जिसमें हमेशा अपने जो बड़े लोगों के प्रति रिस्पेक्ट और दूसरे की मदद करना, और हमारा जो बिहेवियर है, जो पहाड़ के लोगों का मेरे हिसाब से संसार में सबसे सुंदर बिहेवियर होगा, खासकर उत्तराखंड के लोगों का। तो सर एक नेचुरल ये हमारे अंदर टेंडेंसी थी। और फिर जब हम फ़ौज में गए, फ़ौज में कमीशन ऑफिसर की तरह हमें नौकरी करने का मौका मिला, और मेरा जो आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज है उसकी वजह से मुझे 7 साल फ़ौज में नौकरी करनी थी। मैं और भी कंटिन्यू कर सकता था सर, लेकिन मैंने सोचा कि अब जो मेरी इच्छा है, जो मेरी आंतरिक इच्छा है, मैंने फ़ौज में बहुत अच्छा जीवन देखा, मैं बहुत अच्छी जगह था, वहाँ पे बहुत ज़्यादा सेवा करने का मौका मिला, लेकिन एक जो आंतरिक इच्छा थी वो ये थी कि मैं अपने जो पहाड़ के लोग हैं और आम जनमानस है उन तक मैं कैसे पहुँचूँ सर। और जो मेरी इच्छा थी उसकी वजह से परमात्मा ने मुझे रास्ता दिखाया। आपकी तरह बहुत अच्छे लोग मेरे गाइड बने सर, और उसमें हंस फाउंडेशन वाली माता मंगला जी का बहुत बड़ा हाथ है, और हम लोग एक गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली है, इसके चीफ सर्जन डॉक्टर अश्विनी मेहता, ऐसे बहुत सारे। अल्मोड़ा में हमारे, जब मैं फ़ौज में था सर, तो एक हमारे मित्र थे शेखर लक्चौरा जी, जो वहाँ पे एक स्कूल भी चलाते हैं, उन्होंने हमें फ़ौज में रहते रहते गांव की तरफ लेके गए सर वो। और गांव में उन्होंने बोला कि अभिनव ये देखो, यहाँ पे तुम्हारी फ़ौज का अलग सेटअप है, लेकिन जो गाँव में महिलाएँ हैं, बच्चे हैं और ऐसे ऐसे लोग हैं जिन तक सुविधाएँ नहीं पहुँच रही हैं सर। तो क्या होता है जब आप ये चीज़ें देखते हो, और हमारा वैसे ही एक कंपैशनेट हाथ है, हमें लोगों से प्रेम करना अच्छा लगता है, वेरी नेचुरल टू अस। इसमें शायद यमुनोत्री क्षेत्र की आशीर्वाद है या उत्तरकाशी का या हमारे देवी देवताओं का, बट एक बहुत नेचुरली से, जैसे गंगा का पानी एक नेचुरल फ्लो में फ्लो करता है, तो हमारा जीवन हमें एक फ़ौज के जो एक ताम झाम था उससे बिल्कुल समाज की तरफ लेके आया सर। एंड आई फील जो मेरे सेवा के कार्य रहे हैं, आई हैव बीन वेरी हैप्पी, वेरी फॉर्चुनेट, और मुझे लगता है कि अगर ये बार बार ये जीवन मिलेगा तो हम बार बार
निःशुल्क। हमने कभी पेशेंट को सर फौज की वजह से हमने कभी पेशेंट को एक धन का माध्यम कभी नहीं देखा। हमें लगा ये पेशेंट आया है, ये हमारे बिल्कुल परिवार का पार्ट है, हम इसकी कितनी मदद कर सके। ये वहीं से एक हमारी एक साइकोलॉजी डेवलप हुई थी जो अभी तक चलती आ रही है। आज हम पेशेंट को सोचते हैं हम इसकी कहाँ तक मदद करते हैं, हम उसके गांव में भी जाएंगे, उसका टेस्ट भी करेंगे, उसके बाद अगर उसको फंड की प्रॉब्लम भी होगी तो बड़ी बड़ी संस्थान, चाहे हंस फाउंडेशन, ऐसे बहुत सारे संस्थान हैं जो ऐसे लोगों की मदद करना चाहते हैं। इवन ऐसे ऐसे डॉक्टर्स हैं सर जो हमें बोलते हैं कि तुम्हें जहाँ जाना है, तुम जहाँ सेवा करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो सर एक बहुत इसमें मल्टी फैक्टोरियल चीज़ें हैं जिनका आशीर्वाद रहा और हमें ये सेवा करने का मौका मिल रहा है सर। क्या आपने फौज में जब आप थे, क्या कोई ऐसी घटना आपके इसमें टाइम में बीती आपके साथ जिससे आप लगा यार मुझे समाज सेवा करनी चाहिए, गांव में इतनी प्रॉब्लम्स है, कोई ऐसा इमरजेंसी कुछ ऐसी घटना हुई है? सर फौज में आई वाज सो फॉर्चुनेट कि जब मैं फौज में था तो अल्मोड़ा में एक बार डिज़ास्टर आया था 2010 में, बादल फटा था और उसमें एज अ हम लोग बोलते हैं फौज की ड्यूटी सिविलियंस के साथ रखती है। तो वहाँ मुझे एक गांव देवली में जाने का मौका मिला जहाँ पे अराउंड 10 पीपल हैड डाइड सर बिकॉज ऑफ दिस फ्लैश फ्लड्स। और वहाँ हमने बड़ी मुश्किल से एक लेडी को बचाया और उसकी बेटी को बचाया और 1-1.5 घंटे हम उसको हमारी फ़ौज के साथ हम उसको सरकारी अस्पताल लेके गए बिकॉज इट्स अ सिविलियन एरिया, मिलिट्री, वो तो सिविलियन लोग ही थे। और जब वो बच्ची मेरे से बात करते हुए गई और हमने उसे अस्पताल में एडमिट किया, अगले दिन मेरे अंदर जो कंपैशन था और जो प्रेम था, मैं अगले दिन उस बच्ची को फिर से देखने गया तो मैंने देखा बच्ची और अनकॉन्शियस होती जा रही है। जो उसकी पहले अवस्था थी, हमसे बात करते हुए आ रही थी, नाउ शी वाज इन अ स्टेट, उसे कुछ याद नहीं, उसके पिताजी उसे खाना खिलाने की कोशिश कर रहे और वो कॉमन पेशेंट्स के बीच में रखी थी और इट वाज अ डिजास्टर। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भी वहाँ आए थे और मैं फौज में था उस समय। अंदर से एकदम से दुख हुआ और मेरे वहाँ सीएमएस साहब थे, बड़े हेल्पफुल थे। उनको मैंने बोला सर ये बच्ची मर जाएगी अगर यहाँ रहेगी, क्योंकि वहाँ पे उस समय सिटी स्कैन भी कार्य नहीं कर रहा था और पीडियाट्रिशियन भी नहीं था। और ऐसा वहाँ पे एक माहौल बना के आप सोचिए सर के उस बच्ची को जो डीएम साहब ने बोला कि जैसी कोई भी, हमने एयर एम्बुलेंस मंगाई, उन्हें बोला देहरादून भेजेंगे। लकीली एयर एम्बुलेंस तो नहीं आई और मैं अल्मोड़ा कैंट में उसके पास ही रहता था जो हमारा हेलीपैड था। एकदम से मैंने आवाज़ सुनी, जहाज़ के भाग के गया तो देखा कोई वीआईपी जहाज़ था, हेलीकॉप्टर थे। उस समय शायद यहाँ के कोई हेल्थ मिनिस्टर थे, वो आए थे उस समय। और आप सोचिए डीएम साहब को उन्हें इमीडिएटली बच्ची को अस्पताल से उनकी गोद में बैठा के देहरादून भेजा गया और बच्ची 1 महीने देहरादून में रही एंड शी वॉज टोटली फाइन। ये घटना जब घटी तो मैंने सोचा कि अगर मैं अगले दिन वहाँ जाता नहीं, उस बच्ची को देखता नहीं, तो शायद शी वोंट हैव सर्वाइव्ड। और इसमें एक समाज का एक कंपैशन दिखाई देने लग गया। लोग सोचते हैं नेता लोग अपने जीवन में जीते हैं, बट उन जो भी थे वहाँ पे वीआईपी, उन्होंने अपनी गोद में, क्योंकि भरा हुआ जहाज था, उस गोद में उस पेशेंट को लेके वो देहरादून लेके गए सर। तो ऐसे हमें लगता है कि हम कितने लोगों से, कितनी शक्तियों से जुड़े, कितने लोगों के लिए हम कार्य कर सके, इसकी सीमा नहीं है। आपने आर्मी से रिजाइन किया, उसके बाद आपने एमडी की और मुझे लगता है आप अपने मदर फादर के इकलौते बेटे हैं। जी सर। और पैथोलॉजी लैब है, उनका सपना होगा इकलौता बेटा है, ये हमसे भी बड़ा डॉक्टर बनेगा, बड़ी लैब खोलेगा। और अचानक आप समाज सेवा में चले गए। आप कभी गांव में रहते हैं, कभी किसी आश्रम में होते हैं, कभी किसी बड़े कैंप में होते हैं। उनका रिएक्शन क्या है? क्या उन्होंने अपने आप को इसके लिए तैयार कर लिया है? सर एक प्रोसेस है सर। ये आई थिंक हर इंडिविजुअल में, खासकर जो हमारा समाज है, इसमें पेरेंट्स बहुत ज़्यादा करते हैं अपने बच्चों के लिए, तो उनकी एक्सपेक्टेशंस भी बट नेचुरल है सर। लेकिन सर मेरा पहले से ही, बचपन से ही उनको पता है कि मेरा जो, जिनको मैं बोलता हूँ, लोग बोलते हैं दूसरे, लेकिन मैं कभी किसी को दूसरा नहीं समझता। मेरे लिए हर कोई आपका ही रिफ्लेक्शन है। तो उनको लगता है ये दूसरों के लिए ज़्यादा करता है, समाज के बारे में सोचता है, अपना इसका बैंक अकाउंट खाली है, अपने पास इसके पास ज़मीन नहीं, कुछ नहीं है। लेकिन सर पता है, जो मुझे लगता है कि एक ये जीवन, जो एक सुंदर जीवन मिला है हमको, और इस सुंदर जीवन को हम कैसे और सुंदरता से जिए, और हर किसी का सर अलग पोषण है। तो मेरा पोषण शायद समाज के प्रति सेवा है और वो अब समझ रहे हैं और उनको पता है और वो अब सपोर्ट भी करते हैं काफ़ी। जब मैं गांव जाता हूं या मैं सरकारी बस में ट्रैवल करना पसंद करता हूं सर, क्योंकि मैं 2014 में फ़ौज छोड़ी थी मैंने। बेसिकली मेरा शॉर्ट सर्विस था हमारे आर्म फोर्सेज मेडिकल कॉलेज से, और बट मैं आई कुड हैव कंटिन्यूड मोर। मैं 20 साल करता, फिर मुझे पेंशन मिलती, बट मेरी कभी ऐसी इच्छा नहीं थी सर। तो मैंने इमीडिएटली उस समय, जिस दिन मैंने ऑप्शन था कंटिन्यू करने का, मैं छोड़ रहा हूँ, मुझे रहना नहीं है।
एंड आई लेफ्ट। लेकिन सर उसके बाद जो एक जीवन में एक बहाव आया है और हमने सर हज़ारों लाखों लोगों तक हम लोग पहुंच रहे हैं सर, और इतना एक जो हमें कुछ चीज़ें दिखती नहीं हैं और उनकी अनुभूति होती है, तो ऐसी अच्छी अनुभूतियाँ लेके हम चल रहे हैं। क्या आपको समाज का तो अपनी तरह से सोचना है, रिश्तेदारों का या माँ का, या वो कभी प्रेशर नहीं डालते मिलके कि यार शादी कीजिए, बच्चे हों, आप बड़े डॉक्टर बने, ऐसा कुछ सर कंफ्लिक्ट नहीं हो जाता सर आपकी सेवा में और उसमें? सर समय ही नहीं है सर। आप सोचिए, मुझे अभी आज मैं यहाँ आया हूँ, कुछ दिन पहले ऋषिकेश में था, उससे पहले पूरा उत्तरकाशी, टिहरी, और बेसिकली आप सोचिए हमें लाखों लाखों लोगों तक पहुँचना है सर। और लोग सोचते हैं कि एक एक्सक्लूसिविटी, आपका जीवन अच्छा होगा अगर आप पहले आप डॉक्टर बने, आप अपना अस्पताल बनाओगे, आपका जीवन और एक्सक्लूसिव होगा, आप अपना हॉस्पिटल बनाओगे। लेकिन मुझे लगता है हर कोई ये चाहता है, हर कोई चाहता है मुझे गद्दी मिले, हर कोई चाहता है मुझे पोजीशन मिले। मुझे लगता है आपकी ओरिजिनल एक्सक्लूसिविटी कुछ और है, कि आपकी जो ओरिजिनल एक्सक्लूसिविटी है कि आप कितने लोगों की मदद कर सकें, कितने लोग की सेवा कर सकें। और सर आई फील सो प्राउड इन द सेंस के मुझे डॉक्टर बनने का मौका मिला। डॉक्टर कोई एक अपने लाइफ के स्टैंडर्ड को मेंटेन या अपने आप को कोई बड़ा दिखाने की बात नहीं है, डॉक्टर एक समाज का हीलर है। और जब हमारे समाज में सर लोग हेल्दी रहेंगे तो वो खुश रहेंगे। जो भी नाखुश है वो हेल्दी नहीं है, चाहे उसको फिजिकल एलिमेंट हो, मेंटल एलिमेंट हो, सोशल एलिमेंट हो। एक अच्छी हेल्थ इज मल्टीफैक्टोरियल। और हम ये सोचते हैं, हम गाँव में जाके अगर किसी का शुगर भी चेक करते हैं, उसको हम हेल्थ एडवाइस देते हैं। हमारे लिए सर ये जीवन जो हमें दिखता है, इसको आप और लंबा कर सकते हैं। लॉन्जेविटी की हम बात करते हैं सर गाँव को जाके लोगों से। लॉन्जेविटी अभी कॉन्सेप्ट हमें बुढ़ापा आएगा, बट वी टेल देम अबाउट कि आपका जीवन और लंबा हो सकता है, डिजीज फ्री हो सकता है। अच्छे हेल्थ सिस्टम का अर्थ ये नहीं कि आपके बहुत सारे हॉस्पिटल खुल गए और सारे हॉस्पिटल भरे हुए हैं और लोग बीमार हैं। लोग ज़्यादा जी रहे हैं और लोग बीमार हैं, दैट इज़ नॉट गुड। सबसे अच्छा क्या है, जो आइडियल सिचुएशन जो हम चाहते हैं सर, हम क्यों नहीं आइडियलिज्म के लिए कार्य कर सकते हैं? हमारे लिए है कि लोग लंबा जिए और डिजीज फ्री जिए, स्वस्थ जिए, स्वस्थ जिए, खुश जिए, स्वस्थ जिए। और अगर एक व्यक्ति स्वस्थ होगा तो सर 60 साल में भी वो कोई प्रोजेक्ट शुरू कर सकता है, वो 80 साल में भी कुछ नया कार्य शुरू कर सकता है। और सर फाइनली जो वर्किंग ईयर्स ऑफ लाइफ है, जो लोगों ने बना दिया कि 30 साल से काम करना है, 60 साल में रिटायर होना है, 55 साल में रिटायर होना है, वी वांट टू इंक्रीज दिस। एक हेल्दी इंसान जो जिसका मस्तिष्क, जिसका शरीर, जिसका मन हेल्दी है सर, वो 69 या 79 या 89 या 99 में भी सर एक अच्छा कार्य समाज के लिए कर सकता है सर। ये हमारा बिलीफ है। आपने कुंभ में भी, नेत्र कुंभ बहुत बड़ा कुंभ था, उसके आप डायरेक्टर रहे हैं। क्या क्या बड़े किन किन में आपने सहयोग किया सर? अभी सर आप लोग तो हमारे सीनियर हैं और ऐसे सीनियर लोगों से हमें हमेशा मोटिवेशन है। और पहाड़ के लोग आपसे तो मैं सीरियसली, आपने जो कार्य भी करे हैं लोगों को मोटिवेट करने के, तो सर मुझे इतना अच्छी एक अपॉर्चुनिटी मिली। मैं हमेशा जो भी हमें सेवा का कार्य मिलता है, मुझे लगता है कि लोग बोलते हैं नहीं तुम कर रहे हो सेवा। मैंने कभी नहीं सोचा हम सेवा कर रहे हैं सर। मुझे लगता है मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, बहुत लोग करना चाहते थे। तो मुझे सर नेत्र कुंभ प्रयागराज में, दिस वाज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आई हॉस्पिटल कैंप सर, जिसमें 2,10,000 की पेशेंट्स की स्क्रीनिंग हुई आईज की, और 1,56,000 पावर्ड स्पेक्टिकल्स बांटे गए। इसमें हंस फाउंडेशन वाली माता जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद था सर, और बहुत बड़ा कार्य हुआ था सर ये। सर मैं उसका मेडिकल डायरेक्टर था। उसमें हमने मोर देन 400 ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट देश भर के और वॉलंटियर डॉक्टर्स सर, 1000 से ज़्यादा ऑप्टोमेट्रिस्ट, ऐसे लोगों को इकट्ठा करके हमने 6.5 एकड़ में कैंप बनाया था, जैसे बहुत सारे संगठन जुड़े हुए थे सर, बहुत सारे लोगों का योगदान था। वहाँ से हमने बहुत चीज़ें सीखी कि प्रोजेक्ट कितने मैसिव हो सकते हैं। और भारत जैसे देश में, जबकि आज मुझे कोई बोला आपकी क्या चॉइस है, मैं बोलूँगा मैं एक एक आदमी का घर घर जाके ब्लड शुगर नापूँ। लेकिन जो दूसरा एम है हमारा कि हम अपने पहाड़ में भी ऐसे मैसिव प्रोजेक्ट्स कर सकें जिसमें एक साथ पूरे पहाड़ की हम स्क्रीनिंग कर सकें, डायबिटीज़ की, हाइपरटेंशन की, ओबेसिटी की। तो सर नेत्र कुंभ से हमें काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिला 2019 में। उससे पहले भी 18 में हम लोगों ने कुछ साधु के लिए कैंप्स करे। उससे पहले भी सर जब मैं फ़ौज में था तो कुछ ऐसे मिशंस थे जहाँ मुझे जाना पड़ा, जैसे कहीं फ्लैश फ्लड्स आ गए। और गांव-गांव तो सर संडे को प्रेफरेंस रहता ही था। हमारे मित्र हैं शेखर लक्चौर जी अल्मोड़ा में, उनके साथ हर संडे को किसी गांव में जाके चाहे 2 या 4 पेशेंट, गरीब पेशेंट को देखना सर।
उसके बाद सर जब आप इसी इच्छा से चलते हैं तो फिर नए नए द्वार खुलते हैं सर। हमारे लिए द्वार है खुलना कि हमें और सेवा की अपॉर्चुनिटी मिले और मौका मिले। तो सर उसके बाद लकीली एक विवेकानंद हेल्थ मिशन चलता है उत्तराखंड में, मैं उनके साथ जुड़ा और एक हमारे बड़े भाई साहब हैं दिल्ली रहते हैं, तो उन्होंने मुझे उसमें बद्रीनाथ, केदारनाथ, हरिद्वार 3 हॉस्पिटल प्रोजेक्ट से जोड़ा सर। एंड वहाँ पे हमने निरंतर, बहुत लोग और भी थे लेकिन निरंतर रह के वहाँ पे हमने इतने अच्छे हॉस्पिटल स्टैब्लिश करे विद इन अ पीरियड ऑफ अ मंथ, जो अभी भी सेवा दे रहे हैं सर सारे पिलग्रिम रूट पे सर। केदारनाथ का जो वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल है वो मुझे याद है, मैं 1 महीने वहाँ रह के वो हमने उसे तैयार किया था, 6 रूम थे और आज वहाँ पे सीज़न में लाखों पेशेंट्स वहाँ पे अपना निःशुल्क इलाज चलाते हैं सर। और आज मैं गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली है, उनके जो चीफ सर्जन हैं डॉक्टर श्री मेहता, उनके हम हरियाणा के उनके जो गांव है वहाँ जाके हम कैंप करते हैं और पूरा यमुनोत्री क्षेत्र, उत्तरकाशी क्षेत्र, और इवन हंस फाउंडेशन वाली माता जी ने बोला कि बेटा तुम्हें जहाँ जाना है तुम जाओ, तुम्हें जो दवाइयाँ चाहिए, तुम्हें जो इंस्ट्रूमेंट चाहिए, और सब मैं प्रेफर करता हूँ अकेला जाना। ये नहीं कि मैं और लोगों को साथ जोड़ना नहीं चाहता, लेकिन क्या होता है मुझे लगता है कि पेशेंट जो मुझे दिखाने आ रहा है उसका ब्लड प्रेशर भी मैं नापूं, उसका शुगर भी मैं नापूं, उसके साथ ज़मीन में बैठ कर उससे चेकअप करूं सर, क्योंकि डॉक्टर्स तो बहुत आ रहे हैं सर। हमारे सरकार ने इतने डॉक्टर्स, इतने एस्टेब्लिशमेंट बना रखे हैं, इतने सारे कैंप्स लग रहे हैं, एम्बुलेंसेज जा रही है, दवाई बांट रही है, लेकिन सर जो सबसे इंपॉर्टेंट हीलिंग का कार्य है वो ये है कि आप उस पेशेंट से एक आत्मीय संबंध बनाएं और उसकी हीलिंग अंदर से शुरू होगी सर। अब मेरी बात थोड़ा, मैं इस बात पे बड़ा सोचता भी हूँ, विचार भी करता हूँ कि हीलिंग क्या है। हीलिंग फाइनली ये है कि हमारे शरीर में भी हीलिंग एबिलिटी है। आदमी को चोट लगती है, चोट अपने आप हील कर जाती है, बॉडी अपने आप हील करती है। सर मेरे विचार में हर व्यक्ति एक हीलर है। हीलर के लिए डॉक्टर की डिग्री की आवश्यकता नहीं है। हीलर पे आपको सामने वाले इंसान के कंधे पे हाथ रखना है, प्रेम से बात करनी है, आधी उसकी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। तो सर ये नेत्र कुंभ, विवेकानंद हेल्थ मिशन, और उससे पहले सर एक बड़ा अच्छा एक और हमें मौका मिला था सेवा का, ये था दिल्ली पुलिस कोविड सेंटर सर। मैं उसका मेडिकल डायरेक्टर था जब एक कोरोना का एपिडेमिक आ रखा था सर, और उस समय आप सब बोलते हैं पैथोलॉजी में बड़ी भीड़ ये वो, और पैथोलॉजिस्ट लोग बोलते हैं बड़े पैसे भी कमाए सर। हाँ सर, मैं उस समय परमात्मा का आशीर्वाद था, मुझे दिल्ली में रहने का मौका मिला। अपने फादर को भी मैंने बोला मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, आप संभालो यहाँ, आपको जो संभालना है। मैं दिल्ली में था सर, और हमने विद इन 24 आवर्स एक शाहदरा पुलिस थाने में, एक रोहिणी में और एक हमदर्द में, हमने हमदर्द का जो एक हॉस्पिटल उनके साथ हमने 3 सेंटर्स बनाए सर विद इन 24 आवर्स सर। और ये 1.5 महीने सेंटर चले सर। और ये उस समय की बात बता रहा हूँ सर जब पूरे देश में ऑक्सीजन की किल्लत थी सर। दिल्ली पुलिस के पास ऑक्सीजन थी और हमने वहाँ पे ऐसे ऐसे पेशेंट्स मैनेज करे सर, और भगवान का ऐसा आशीर्वाद, ऊपर वाले का ऐसा आशीर्वाद रहा कि हम भी कोविड नहीं हुआ। हमारे साथ 6 डॉक्टर्स की 3 सेंटर्स में 12 नर्सेज की टीम थी, जिसको हमदर्द वालों ने स्पॉन्सर किया था, रेलीगेयर वाले इसके साथ इन्वॉल्व थे, गंगाराम हॉस्पिटल इन्वॉल्व था सर। एट द पीक टाइम हमने वहाँ मोर देन 150 पेशेंट्स को हमने ट्रीट किया, और ये दिल्ली पुलिस के लिए भी एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था सर। तो ऐसे ऐसे मौका, सेवा करने के मौका मिले हैं सर, और मैं सोचता हूँ कि हमें और आगे मौके मिलते रहें। एक तरफ आप लाखों को ट्रीटमेंट देते हैं अर्धकुंभ में, कुंभ में, दूसरी तरफ दिल्ली में देते हैं। जब आप अपने गांव में जाते हैं पहाड़ में, जहां मुझे लगता है 60% एनीमिक महिलाएं हैं, खून की कमी है, और डायबिटीज का तब पता चलता है तब उनको बेचारे हॉस्पिटल जाते हैं जब 400-500 हो जाता है। जब आप गांव में जाते हैं अपने पहाड़ के, तो बेसिक आप क्या देखते हैं वहाँ, किस तरह के पेशेंट हैं, किस तरह की बीमारियाँ लोगों को है, क्या क्या आपने देखा है? सर आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट कुछ सवाल पूछा, और आई थिंक जो मैं गया भी पहाड़ों में, बेसिकली हम तो घर अपना जाते रहते थे, अपने जो गांव है सुनालडी, बरकोट, और वहाँ हमारे पैटर्नल घर भी हैं। लेकिन जो मैं अब जा रहा हूँ सर, विद ऑल दिस एक्सपीरियंस, तो मैं पूरे देश में भ्रमण के बाद जो हमें अपॉर्चुनिटी मिली है सर, जो अभी स्टैटिस्टिक्स है, लेटेस्ट स्टैटिस्टिक्स है, उसके हिसाब से डायबिटीज़ के जो हमारी देश की पॉपुलेशन है 11.4% लोगों को डायबिटीज़ है। 15.3% लोगों को सर प्री डायबिटीज़ है। प्री डायबिटीज़ होता है जिनको डायबिटीज़ होने की संभावना 100% हो जाएगा। बॉर्डर पे खड़े हैं सर, और 100% हो जाएगा सर। 35.5% लोगों को सर हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर की समस्या है। 28.6% लोगों को ओबिसिटी, मैं बोल रहा हूँ जनरलाइज ओबिसिटी, और कुछ सेंट्रलाइज ओबिसिटी में जनरलाइज ओबिसिटी सर।
जो स्टैटिस्टिक्स है उसके हिसाब से अभी इस देश में हर 11वां व्यक्ति डायबिटिक है। हर तीसरे घर में सर, हर तीसरे घर में एक डायबिटीज़ का पेशेंट है सर। हिंदुस्तान में ये देखा जा रहा है कि बिकॉज हमारा और चाइना इस समय हमारा कंपटीशन चल रहा है डायबिटीज़ में आगे कौन निकलेगा, और आई थिंक इंडिया निकल चुका है, लेकिन यहाँ देखा जा रहा है यहाँ पे जवान आदमी को डायबिटीज़ हो रहा है, बच्चों को हो रहा है, बच्चों को हो रहा है, और इवन यहाँ पे जिनका BMI जो मेटाबॉलिक इंडेक्स होता है वो भी जिनका नॉर्मल है उनको भी डायबिटीज़ हो रहा है सर। और साथ में देखा जा रहा है कि जो हमारे जीन्स हैं दे आर नॉट टॉलरेबल टू हाई ग्लूकोज कंटेंट, ये अभी पाया जा रहा है सर। ये मैं नेशनल डेटा बता रहा हूँ सर। हमारे मन में, और हम लोग अपने फौज के बड़े बड़े डॉक्टर्स, गंगाराम, यशोदा हॉस्पिटल सर, ये गाज़ियाबाद, ये हमारे साथ बड़ा एसोसिएटेड होता है, डॉक्टर PN अरोड़ा, ये काफ़ी हेल्प करते हैं हमारे कैंप्स में। हमने इनसे डिस्कस किया सर, तो उन्होंने बोला अभिनव कोई चिंता की बात नहीं, तुम्हारे पहाड़ में स्टैटिस्टिक्स नहीं होगी सर। सर मैं जब पहाड़ गया मैं इसी विचार से गया, एंड सर यू विल बी सरप्राइज्ड, वी आर वेरी क्लोज टू द नेशनल स्टैटिस्टिक्स सर। चाहे हमने रुद्रप्रयाग में सर मुरारी बापू जी की कथा थी, वहाँ हमने 10 दिन का कैंप किया, पूरे एरिया के हमने लोगों का शुगर नापा, ब्लड प्रेशर चेक किया सर। सर ये अराउंड 15% लोगों का डायबिटीज़ निकल रहा था, और 15-16% लोगों का या 18% लोगों का प्री डायबिटीज़ निकल रहा था। चाहे अभी हम सोनाल्डी जाते हैं, ये पुरोला बेल्ट पूरी देखते हैं सर, इवन मसूरी के आगे जो गाँव हैं सर, जब मैं मसूरी पोस्टेड था हम थत्यूर जाते थे कैंप करने के लिए, इन सारी जगह, मैं कुछ जगह बता रहा हूँ, इवन उत्तरकाशी की साइड में सर, तो जो नेशनल एवरेज है विच इज़ वेरी बैड, हमारे पहाड़ का मिल रहा है। क्या आप ये मानते हैं कि अगर लाइफ स्टाइल को, ट्रेडिशनल जो हमारा पुराना लाइफ स्टाइल था उसी में चला जाए, वहाँ का खाना खाएं, अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करें, तो ये रिड्यूस हो सकता है? कुछ ऐसा है? आप क्या, किस तरह का आप उनको काउंसलिंग करते हैं? हमने लिटरेचर ही पढ़ा है, और हमारे साथ बहुत अच्छे डॉक्टर्स का एक समूह भी है, लेकिन मैं जो भी बात करूंगा मैं आत्मीयता से बात करूंगा सर, जो मैं अंदर से फील करता हूं थ्रू दिस एक्सपीरियंसेस सर। हर व्यक्ति का एम है कि हमें अच्छा खाना मिले, अच्छी हवा मिले, अच्छा पानी मिले, और टेंशन ना हो सर, हाँ, स्ट्रेस फ्री लाइफ। सर हमारे पहाड़ में सारी चीज़ें मौजूद हैं और रहेंगी, लेकिन जब हमारे पहाड़ में बीमारियां आ रही हैं तो हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं खाने की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। लोग लोकल खाना नहीं खा रहे हैं सर, पैकेज्ड फूड, जो दुनिया भर से जो सारा खाना रिजेक्ट होके हिंदुस्तान आ रहा है, और मे बी हिंदुस्तान और देहरादून में रिजेक्ट होके आ रहा है, इट इज़ ओपनली एक्सेप्टेड। इवन जो तेल का प्रयोग हो रहा है सर, तेल का मिनिमम प्रयोग होना चाहिए। हमारे वहाँ पे गांव में हर जगह गाय भैंस होती थी, लोग उसका घी लेते थे, दैट इज़ वेरी हेल्दी। अभी जो रिफाइंड एक प्रकार का ऑयल आ रहा है सर, वो भी मिक्स्ड आ रहा है, हमें नहीं पता। इतने लोगों को समस्या हो रही है सर, इतने लोगों को समस्या हो रही है कि आप सोचिए डायलिसिस सेंटर, अब हमें हर गांव में डायलिसिस सेंटर बनाने पड़ेंगे, क्योंकि इनका डायबिटीज़ अगर कंट्रोल नहीं होगा। जो आपने इंपॉर्टेंट बात बोली है, प्रिवेंशन, ये टोटली प्रिवेंटेबल है, और हमारा जो मेन एम ये है कि हम जितना अंदर जाएंगे, लोग से मिलेंगे, हम उनके शुगर नापने के साथ साथ उनको हम हेल्थ अवेयरनेस देते हैं सर। ये स्टैटिस्टिक्स है कि आप एक डायबिटीज़ का पेशेंट ढूंढा हमने, तो कहीं ना कहीं एक मिस भी हो गया हमसे, राइट। ये इतना गहरा फैल रखा है। तो जो एक हमारा एम है कि हम हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम सर, और ये पहाड़ जो हमारे हैं, दे शुड बी द एपिटमी, ये सबसे हाइट पे इनको होना चाहिए कि यहाँ से हम एक अच्छा संदेश भेजें पूरे देश में, एंड इट कैन बी अ मूवमेंट। हम कोशिश कर रहे हैं लोगों तक पहुँचने के लिए, सबका शुगर नाप रहे हैं, उनको हेल्थ एडवाइस दे रहे हैं, और क्योंकि यहाँ पे सारी सर्कमस्टेंसेज हैं हेल्दी रहने की सर। अगर यहाँ कोई हेल्दी नहीं है तो पूरे देश में कोई हेल्दी नहीं रह सकता। तो इसलिए एक हमारा एम है कि हम लोगों को लोकल डाइट हो गई, इवन अनीमिया प्रिवेंशन सर, हमारे पहाड़ों में लेडीज़ को इतना अनीमिया हो रहा है, हाँ, इतने लोगों को डायबिटीज़ हो रहा है, इतने लोगों का ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है। आप सोचिए गांव में अभी एक ना एक कार्डियक अरेस्ट का पेशेंट आ रहा है, हाँ, एंड ये सारा प्रिवेंटेबल है। जैसे हम डिस्कस भी करते हैं कि हर किसी की जड़ इस समय डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर है, और इनसे बचा जा सकता है, इनसे 110% बचा जा सकता है सर। एंड इवन मैं क्या मतलब, जो हमारी साइंस बोलती है कि आप इसको प्रिवेंट भी कर सकते हैं। एक बार अगर ये हो भी जाए, आपको डायबिटीज हो भी जाए, उसको भी आप विद ट्रीटमेंट ओवर अ प्रोलॉन्ग टाइम आप हेल्दी रह सकते हैं सर।
लेकिन हमारा मेन एम है कि पहले हो ही ना, वही ना। फर्स्ट प्रेफरेंसेस पहले हो ही ना सर। क्या इस समय पहाड़ में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हेल्थ की है? क्या इसका बेसिक क्या है? वहाँ तब लोगों को पता चलता है जब उसका शुगर 400 हो जाता है, 450 हो जाता है, उसके बाद फिर देहरादून आता है, यहाँ धक्के खाता है और ख़त्म हो जाता है। क्या कोई ऐसा, आप NGO से काम करते हैं, माता मंगला जी के कई ट्रस्ट आपके साथ हैं, क्या इसके लिए एक छोटी सी हेल्थ कार्ड नहीं बन जाना चाहिए कि एक बार सबका टेस्ट हो जाए और फिर उसके अनुसार समय समय पर अगर डॉक्टर देखे तो कम से कम हिस्ट्री तो उसको पता हो, किसको ये प्रॉब्लम थी, ये है, उसका शुगर ये है, ये एक होना चाहिए, एक इसकी शुरुआत होनी चाहिए। सर आपने इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट बोला, और ये फिजिबल है। फिजिबल है, आपने कोई ऐसी बात नहीं बोली कि इम्पॉसिबल है, दिस इज फिजिबल एंड विद इन आवर ओन लिमिट्स ऑल्सो। कुछ लोगों के साथ रह के वी कैन क्रिएट अ हेल्थ कार्ड ऑल्सो, और ये बहुत आवश्यक है सर। बिल्कुल। इवन जो एक हमें दुख होता है, हम कभी जाते हैं, कोई हमारा पहाड़ से पेशेंट आता है, वो जब देहरादून आके उससे कभी भटकना भी पड़ सकता है सर। तो इसके लिए भी एक मैकेनिज्म हो, एक प्रॉपर रेफरल मैकेनिज्म हो, व्यक्ति की पेमेंट कैपेसिटी के हिसाब से। अगर बहुत ही गरीब आदमी है तो उसको सीधे सरकारी अस्पताल जाना चाहिए। आजकल गरीब आदमी भी सरकारी अस्पताल एकदम से रेफर होकर, तो लगता है इतनी भीड़ है। हमारा वहाँ पे जो व्यक्ति शांति में बैठा है, एकदम से बीमार कोई भी हो सकता है, वो पहुँचा, वो एकदम से इस हल्ले गुल्ले में के बीच में जब आता है तो उसका वहाँ पे कौन सहारा है? हु इज गाइडिंग हिम इनसाइड हॉस्पिटल? उसका अपॉइंटमेंट कौन फिक्स कर रहा है? और जब उसे रेफर किया उसके गांव के अस्पताल ने, जो एक सरकारी तंत्र का पार्ट है, तो क्या किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि उसका फीडबैक ले? वो कितने बजे पहुंचा, कहां पहुंचा, उसे डॉक्टर ने देखा, उसका ट्रीटमेंट क्या हुआ, और तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली, ये तब पूर्ण हो सकती है अगर हर पेशेंट इज डॉक्यूमेंटेड सर। अच्छा, आपने थ्रू हेल्थ कार्ड, जो आपने बोला, कुंभ में मुझे लगता है दुनिया का सबसे बड़ा नेत्र कुंभ था वो, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, और आपको मुझे लगता है उससे बहुत अनुभव भी हुआ होगा। क्या उत्तराखंड के लिए इस तरह का कुछ हो सकता है? क्या आपके दिमाग में है ऐसा कुछ? आई एम 100% श्योर उत्तराखंड में वी हैव टू डू, वी आर एट अ पॉइंट जहाँ पे हमें मेगा स्क्रीनिंग कैंप्स ऑर्गेनाइज करने पड़ेंगे। यही वाले हेल्थ कार्ड और मेगा स्क्रीनिंग, और हेल्थ कार्ड इसमें सबसे एसेंशियल पार्ट है, बिकॉज हेल्थ कार्ड मींस समहाउ डॉक्यूमेंटेशन। आप ऐसे नहीं सोच सकते कि एक पेशेंट है, वो बीमार हो गया, उसको हमने उसके हाल पे छोड़ दिया। ये पूरे समाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ मेडिकल प्रोफेशन। कोई बोले नहीं नहीं मैं तो ये हूँ, मैं सर्जन हूँ, मेरा ये अस्पताल है, मेरा प्राइवेट, कुछ नहीं सर। एज अ ह्यूमन बीइंग हम सोचें तो हर व्यक्ति के प्रति हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, उसका हाइट, वेट, बीपी, ब्लड शुगर, और जो नॉर्मल टेस्ट होते हैं, कोलेस्ट्रॉल, ये एसेंशियल है सबका होना। और हम जब फौज में थे तो हमारा हर साल मेडिकल होता था सर। ऐसा क्यों नहीं पॉसिबल है कि हम जो सिविल में भी है, और खासकर पहाड़ के लोगों के लिए सर, ये स्टेट ही जो बना है, ये पहाड़ के लोगों की उम्मीदों को पूर्ण करने के लिए बना है सर। और आज अगर आपकी हेल्थ एक सबसे बेसिक नेसेसिटी है, इज हेल्थ, इफ वी हैव टू फुलफिल। और मुझे पता है सर, जैसे आप सोचते हैं, हम सोचते हैं, हमारी तरह बहुत अच्छे लोग सोचते हैं, बहुत लोगों को मौका नहीं मिलता। तो आपके थ्रू और आपकी तरह और भी जो अच्छे संस्थान हैं, उनके थ्रू हाउ कैन वी गेट ऑल दिस पीपल टुगेदर? एक सोच से चले सर। डॉक्टर्स की भी, मुझे लगता है कि इवन डॉक्टर्स की भी चेकिंग होनी चाहिए, इन द सेंस कि बेचारे बहुत सारे डॉक्टर्स ही बीमार हैं, दे आर नॉट हेल्दी। तो जब इवन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, इवन हमारे जो बड़े बड़े संस्थान बने हुए, मैं नाम नहीं लूंगा, हर जगह लोगों की एक हेल्थ स्क्रीनिंग, हेल्थ चेकअप होना चाहिए। ये बताइए, आप अगर दो चीज़ होती है, एक लीडरशिप होती है और एक पब्लिक होती है, आप बेहतर हेल्थ के लिए क्या टिप्स देना चाहेंगे अगर आपसे पूछा जाए कि पब्लिक का क्या योगदान होना चाहिए, और जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, जो लीडरशिप है, जो सरकार है, उसका क्या क्या होना चाहिए? सर मैं काफ़ी सालों से, आई थिंक अपने पहाड़ों में तो मैं एक्टिवली अगर बोलूँ तो 2010 से आई बीन वर्किंग सर। हाँ, तो और जो मैं आपको बोलूँगा, दिस इज़ नॉट जो मैंने कहीं पढ़ा है, ये मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं शेयर करूँगा, जो मैं लोगों को ही बोलता हूँ सर। सबसे इम्पॉर्टेंट है, एवरीवन, हर व्यक्ति अपनी हेल्थ को अपनी प्रायोरिटी बनाए और खुद रिस्पॉन्सिबल फील करे सर। राइट। हर व्यक्ति को अपनी हेल्थ को अपने हाथ में लेना बहुत आवश्यक है, एंड उसके लिए थोड़ी अवेयरनेस जो हम करते हैं सर। अच्छी हेल्थ में 3 चीज़ हमने बोला, खाना, जो खान पान है उसका, जो पानी है, जो हवा है। खान पान के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, ईट लोकल।
ईट लोकल, ईट लोकल, Think global. ईट लोकल थिंक ग्लोबल, ये आपने इतना अच्छा एक समाज के लिए मैसेज दिया है, ईट लोकल थिंक ग्लोबल। yes. जो आपके लोकल लोग और पहाड़ का मिलेट, पहाड़ का जिसके millet, एम्बेसडर हमारे प्रधानमंत्री हैं, जिसके एम्बेसडर संसार इसको में लीजिए, सर, इसको सुपर लीजिए, फूड्स, yes. हमारे पहाड़ में सुपर फूड्स हो रहे हैं। चलिए अभिनव, मेजर डॉक्टर अभिनव, आपका मिशन सक्सेस हो और आपके इस जो आपका कारवा है इससे बड़े डॉक्टर जुड़े, लोग जुड़े, नेता जुड़े और एक हेल्दी पहाड़ हो, हेल्दी देश हो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू।